A very good evening to all of you. I am Sandeep. I welcome you all to my channel संदीप स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एमसीक्यू करने वाले हैं। आप सबको पता है इसकी कितनी अहमियत होती है। एक ना एक रोग के बारे में तो आपको पूछा ही जाता है, यदि जनरल साइंस या फिर जीव विज्ञान आपके सिलेबस में जुड़ा हो। आपको बड़े ध्यान से सुनना है, देखना है किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन से इसके आंसर हो सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, बार बार वही चीज़ रिपीट होता है यहाँ पे और उसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्यों ना एक व्यवस्थित ढंग से इसकी हम लोग तैयारी कर लें, सिर्फ है ना 10-15 मिनट जितना भी जाए। संक्रामक पैथोजन किसे कहते हैं? पैथोजन क्या होता है? पैथोजन मतलब रोगजनक होता है, याद रखना। और सर्वाधिक संक्रामक रोगजनक या फिर पैथोजन की मैं बात करूँ तो विषाणु होता है। तो सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक रोगजनक कौन होता है? ऐसे आपको बोले उसे पैथोजन कहा जाता है, तो विषाणु होता है, आपको ध्यान में रख। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं, है ना। मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। 1 दिसंबर आपको याद रखना है। 1 दिसंबर आपको याद रहे क्या? एड्स। तो क्या आ रहा है इसमें? आप लिखेंगे तो एड्स, तो ये DS आ रहा है तो दिसंबर कर लेना, तो 1 दिसंबर ऐसे करके आप याद रख सकते हो। ठीक। एड्स इसका वायरस मैं यहीं पे बता देता हूँ। HIV आपने सुना होगा, HIV। क्या? HIV इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये आगे आएगा, है ना। आप इसकी चिंता मत करना कि सर ये तो लिखा नहीं है, PDF में कैसे पढ़ेंगे। सर PDF जो दूंगा तो वहाँ पे रहेगा। तो HIV इसका फुल फॉर्म आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट मैं चलता हूँ और बताऊंगा, ठीक है, आगे चल के। एलिसा टेस्ट का संबंध किससे है? हालांकि एलिसा टेस्ट आप देखेंगे ना तो सूक्ष्म जीवों से जो प्रभावित होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपकी स्तर है आपकी बॉडी में, जैसे एंटीबॉडी का है, इसकी स्तर कितनी है एंटीबॉडी को देखने के लिए, तो ये एलिसा टेस्ट होता है इसके लिए, ठीक। लेकिन मेनली माना जाता है एड्स से संबंधित है ना। फिर भी आप एक बार ध्यान रखना, क्वेश्चन आया ना आए, बस आपको बताना था कि भाई एलिसा टेस्ट होता क्या है। अगर उसको एक्सप्लेन करके आए तो आप उसके सार को पकड़ लेना, इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट में चलो, अगला है हेपेटाइटिस। जो हेपेटाइटिस है बीमारी शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसको स्टार कर लेना। ये तो भाई लीवर है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो इसका वायरस है ना, ये 5 प्रकार से आप देखते हो। हेपेटाइटिस वायरस A, हेपेटाइटिस वायरस B, C, D, E, ये 5 प्रकार से। सबसे गंभीर आपको देखा जाए, खतरनाक जो होता है ना, वो हेपेटाइटिस C होता है। ये गंभीर होता है, ब्लड में पाया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पाया जाता है? मतलब ये रक्त में होता है। सबसे गंभीर होता है, संपर्क में आने से फैलता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये कॉमन भी है, ठीक है। तो सबसे कॉमन बोले, सबसे गंभीर बोले, हेपेटाइटिस C होता है। मैंने B तो नहीं कहा ना, C होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। लीवर को प्रभावित करता है, सूजन हो जाता है। अच्छा मुझे बताओ, हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई आपको ध्यान में रखना है, ठीक बात है। मैं नेक्स्ट चलूँ, अगला मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। बस आप ध्यान से सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था? ना जाने कितने बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। तो 2014 में हुआ था। डेट आपको बोले तो ये 27 मार्च था। कब था? 27 मार्च था। भारत को आधिकारिक तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के बाकी हिस्सों के साथ पोलियो मुक्त घोषित कर दिया जाता है। तो याद रखना 27 मार्च 2014, बस ये आपको याद होना चाहिए। पोलियो के लिए वायरस, भाई पोलियो वायरस ही है, ठीक है। पोलियो वायरस करके ही, उसी से हम लोग है ना इसका आंसर लेते हैं। लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा इसका वायरस क्या है, एकदम नाम लिखा हुआ है पोलियो वायरस, ठीक है। तो इसको वायरस में पूछेगा नहीं। 2014 आपको ध्यान रखना है। मांसपेशी कमज़ोर हो जाता है। एक्चुअली मैंने चित्र रखा था, उससे ज़्यादा याद होते मुझे पता है। इतना डरावना लग जाता, मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो ना भाई, मतलब चित्र में जब डाला ना मुझे ही डर लग गया, मतलब ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो मैं, अगला क्वेश्चन है आज का, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? देखो ये PDF देने के चक्कर में इसको बनाया हूँ ताकि आपको है ना दिक्कत ना हो। तो मैंने क्या कहा था? 28 जुलाई। HIV इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने आपको बताया था, ठीक है, PDF में रहेगा। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन बनाया, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। कहाँ पे लिखा है जी? देखो तो इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ऑप्शन नंबर 2 के साथ आपको जाना है ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, खसरा किस वायरस के कारण होता है? वायरस डिजीज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन कौन से वायरस वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। वहाँ क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा वायरस डिजीज नहीं है, मतलब वायरस से संबंधित जो है डिजीज नहीं है, ठीक है। मिजल्स मोरबिली वायरस, मिजल्स लाइसे वायरस किससे होता है मुझे बताएंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है, जो फर्स्ट ऑप्शन है मिजल्स। देखो खसरा को क्या बोलते हैं? मिजल्स बोला जाता है। बहुत लोग मेजल्स भी बोलते हैं, मिजल्स बोला जाता है। लेकिन साथ में मोरबिली वायरस को भी ध्यान में रखना है, और यही फंसाएगा। देखो सब में लिखा है मिजल्स वायरस, मिजल्स लाइसा वायरस, मिजल्स मोरबिली वायरस। मोरबिली को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो खसरा मिजल्स मोरबिली वायरस से होता है, ठीक। और बाकी चीज़ और होता है कि खांसने छींकने से फैल जाता है, चेहरे पर लाल सपाट दाने होते हैं,
ये अब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ आपको वायरस पूछा जाता है, किसके कारण होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ इसके लिए वैक्सीन आप याद रख सकते हो, एमएमआर वैक्सीन ने 3 बीमारी के लिए दिया जाता है। एक तो भाई मिजल्स है और एक मम्प्स है, आपको पता होगा। अरे गलसुआ जो नहीं होता है बोलते हैं, तो एक गलसूला आपने सुना है ना, जो गाल जो है फूल जाता है, जो लाल ग्रंथि जो उत्पादक होता है, उत्पादक जो लाल ग्रंथि उत्पादक क्षेत्र होता है वहाँ पे वो सूजन हो जाता है, आपने देखा होगा। और एक रूबेला है, तो याद रखना एमएमआर ए वैक्सीन इसके लिए है ना दिया जाता है, इसके ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन ये 3 बीमारी के लिए काम आता है, मिजल्स मम्प्स रूबेला, मिजल्स मम्प्स रूबेला, इसलिए एमएमआर कहा जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में चलूँ, अगला क्वेश्चन है आपका, याद हो जाएगा खसरा, ठीक। मुझे टेंशन ना आपकी याद होने की होती है, बताने के लिए तो मैं तो बता दूं यार, मेहनत करूं 2-4 किताब ला के तो मैं बना दूं, ठीक है, कुछ सर्च कर लूं कौन सा आया है नहीं आया है मैं बना दूं, बट याद थोड़ा है ना, आप देख लीजिएगा, थोड़ा अच्छे से सुने, आपको ज़्यादा दिन है नहीं, 2 ही 3 दिन है आपके एग्जाम। रेबीज़ होने का शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? रेबीज़ आपको पता है जैसे जानवरों को काटने से होता है, डॉग देखेंगे वो काट दिया, तो वायरस क्या पाया जाता है उसमें, वायरस भी आपको पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो हम लोग इसको देख लेते हैं कौन सा भाग इसमें होता है। तो रेबीज़ से आपको याद रखना है तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये प्रभावित होता है ना, डॉग और काट दिया, जानवर काट दिया, इससे होता है। लेकिन इसके आपको उसको भी याद रखना है, जो आपका क्या है इसका वायरस, तो वायरस है रेबीज़ लैसे वायरस, याद रखना। रेबीज़ फिर कह रहा हूँ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है, संक्रमित करता है ना, और सिर्फ डॉग से काटता है ऐसा नहीं है, ठीक। आपको वायरस का नाम याद रखना है, रेबीज़ लैसे वायरस, ठीक। तो डॉग का मैंने एग्जाम्पल दिया था। हाँ, अब नोट करके यहाँ पे देखना, मुझे पीडीएफ देना होता है जहाँ पे आपको दिक्कत ना आए बोल के मैं कुछ कुछ यहाँ पे नोट करके लिख दिया रहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था अभी, अब मैंने दिखाया इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV हम लोग कहते हैं, ये इसके लिए एड्स है भाई, है ना, इससे एड्स होता है। रेबीज़ के लिए अभी मैंने बताया आपको रेबीज़ लाइसा वायरस, पोलियो के लिए मैंने बताया पोलियो वायरस है, हेपेटाइटिस के लिए मैंने बताया ABCDE होता है, ठीक, 5 होता है, C के बारे में बताया। हर्पिस करके एक और याद रख लेना, ये जो कि वायरस डिजीज़ है, ठीक, हर्पिस। तो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, इसको आपको ध्यान में रखना है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इसका वायरस का नाम हो जाएगा। मिजल्स के बारे में भी मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है, तो मैंने एक पेज में रख दिया है, ये आपकी याद करने के लिए आसानी हो जाएगा, ठीक बात। इसके PDF आपको है ना टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है, उसकी जानकारी लास्ट में दे दूँगा, ठीक। डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है बताओ? हमारे दिमाग में बार बार मादा एनोफिलीज आता है ना, तो एडीज़ आपको याद रखना, एडीज़ मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है ना। इसको जो है टाइगर के रूप में भी जाना जाता है, टाइगर मच्छर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो ऊपरी सतह देखेंगे टाइगर की तरह है ना, वो जो चिन्ह होता है उसी टाइप होता है। लेकिन याद रखना एडीज़ ये ज़्यादा पूछा जाता है ऑप्शन में, एडीज़। तो डेंगू एडीज़ के काटने से होता है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, अगला आपका क्वेश्चन है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भैया इसको आपको एकदम समझना होगा, ये ना बड़ी माता हम लोग नहीं बोलते हैं ऐसी बोलचाल में, बड़ी माता है, और एक आपका स्मॉल पॉक्स उसको छोटी माता है, मम्प्स आता है जिसको हम लोग गलसुआ बोलते हैं, है ना। तो चिकन पॉक्स आपको याद रखना, इसके लिए संबंधित वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिसेला। ये ना 2 जगह फंसाएगा, एक वेरिओला है एक वेरिसेला। तो वेरिसेला में जोस्टर लगा है, इसको याद रखना है, वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर बोले तो ये चिकन पॉक्स हो जाएगा बड़ी माता, मतलब बड़ी माता मैं ऐसी बोल रहा हूँ जो बोलचाल की भाषा वाली है। तो चिकन पॉक्स बड़ी चेचक बोलते हैं इसको, ठीक है। और वेरिओला वायरस इसके लिए याद रखना, इसमें 2 चीज़ें बन जाती है, इसमें स्मॉल पॉक्स है, तो सेला से है ना, सेला से चिकन तो जुड़ नहीं रहा है, लेकिन अब इसको समझ तो पाएंगे ना, जोड़ने की कोशिश कर रहा था, जुड़ा नहीं। तो वेरिसेला जोस्टर, जोस्टर से थोड़ा बड़ा नहीं लग रहा है, तो जोस्टर है, ठीक है। वेरिसेला वायरस सिर्फ 2 लाइन का है, मतलब 2 शब्द का है, तो ये वेरिसेला जोस्टर लग गया तो बड़ा कर लेना, बड़ी चेचक, जो कि चिकन पॉक्स है, ठीक बात है। त्वचा पर दाने हो जाते हैं, छोटी खुजली वाले फफोले हो जाते हैं, इसे वेरिसेला भी कहते हैं। ये हम लोग फैक्ट पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वायरस जानना, ठीक बात है। स्मॉल पॉक्स के लिए बता दिया, वेरियोला याद रहेगा, ठीक। और डेंगू के लिए भी मैंने आपको बता दिया था ना, वहाँ से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब क्या हो अगर मैं आपको पूछ दूँ, पहले वायरस का नाम ही लिख दूँ, उसके बाद बीमारी बताओ मुझे। जैसे मैंने लिख दिया ऑर्थो मिक्सोविरिडे, इसको बहुत लोग मैक्सो बोलते हैं, तो ऑर्थो मिक्सोविरिडे, ये जो वायरस है इसका संबंध किस बीमारी से मैं कहूँ, ऐसे पूछ लूँ मैं आपको, ठीक। तो अभी हमने चिकन पॉक्स देखा था, ये नहीं हो सकता, अभी हमने डेंगू देखा था। अरे याद भी करो भाई, चिकन पॉक्स के लिए क्या बताया, वेरिसेला बताया था, सेरा जोस्टर, जोस्टर मैंने नहीं कहा था आपको, या ठीक। तो क्या हो जाएगा, चिकन पॉक्स हो जाएगा। तो मम्स और इन्फ्लुएंजा, इसमें आपको कन्फ्यूज हो सकता है, और दोनों एक जैसे, इसको बड़े ध्यान से सुनना। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है मैं बता चुका हूँ, ये ज़्यादा पूछते नहीं है इन्फ्लुएंजा वगैरह को, फिर भी मैं बता देता हूँ, दोनों एक जैसे याद किया जा सकता है। मम्स जो कि गलवा, हम लोग जो है ना, जो गला जो यहाँ से वो होता है, जो गाल का होता है, गला नहीं गाल का होता है, लाल ग्रंथि पास जो फूल जाता है, उसे मम्प्स कहते हैं।
इसके लिए पहले याद रख लो, इसके लिए आर्थो रूबल वायरस होता है। क्या होता है? आर्थो, इसको मैं लिख देता हूँ ना, आर्थो, इसको एक बार देख लेना, आर्थो, ठीक, रूबल वायरस, ठीक है, ये इसके लिए होता है। लेकिन आर्थो के रूबल की जगह ना आर्थो मैक्सोविरिडे आ जाए, याद रखना है, जो हम लोग क्वेश्चन में रखें, तो इन्फ्लुएंजा होता है इसका सही आंसर, ठीक है। तो जितना याद रह जाए आप एक बार देख लो इसको, लेकिन शुरू का नहीं भूलना है, एड्स वाला नहीं भूलना है, हेपेटाइटिस वाला नहीं भूलना है, रेबीज़ वाला बहुत पूछा जाता है, मैंने शुरू में क्वेश्चन रखे हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी तो भैया वो होनी चाहिए आपकी, फिर कह रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, थोड़ा सेशन जल्दी करने की कोशिश करते हैं, इसी में ज़्यादा समय चल दे रहा है। हाँ भैया, मुझे कोविड-19 के बारे में बताना था यार, मैं पूछने वाला था आपको। इसका वायरस का नाम किसी को पता है कि? मुझे कमेंट करके बताओ, मैं पीडीएफ में उसको दे दूंगा, ठीक। कमेंट करने इसी बहाने आप खोजोगे, पूछा जा सकता है। फिर कह रहा हूँ कोविड-19 आपको पूछा जा सकता है, वायरस का नाम सर्च करो। निम्न बीमारियों को उनके कारणों से सम्मिलित की गई है, ऐसे विकल्प को चुनिए जो सही सम्मिलित नहीं है। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? उनके कारणों के साथ सम्मिलित करके दे दिया गया है, ऐसे विकल्प चुनना है जो सम्मिलित नहीं है। टिटनेस के लिए ना ए तो भैया स्टार लगा लो, इतने बार पूछता है। क्लास्ट्रीडियम टिटोनी, क्या? क्लास्ट्रीडियम टिटोनी, इस कारण से ये चीज़ होता है, जो कि बैक्टीरिया वाला है, ठीक बात है। टिटनेस एकदम सही है। कुष्ठ रोग को आप देखेंगे ना तो लिप्रोसी कहा जाता है। कुष्ठ रोग को क्या कहते हैं? लिप्रोसी। तो ये माइकोबैक्टीरियम लिप्रोई, ये भी बिल्कुल सही है। माइकोबैक्टीरियम कॉलरा, भैया यहाँ पे फंस जाता है मामला, याद रखना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सही सम्मिलित नहीं है। अब सवाल, ये भी बिल्कुल है ना, जो कि सल्मोनेला है ना, इसको याद रखना है। आधा सा है यार यहाँ पे, है ना, थोड़ा टाइपिंग के, थोड़ा मेरे हिंदी के उड़े पड़े हैं इसमें, हिंदी में नहीं जमता है भाई। थोड़ा बायो आप हिंदी में भी मत पढ़ो, मतलब हिंदी में पढ़ो, इसके टर्म वन को इंग्लिश में ही पढ़ना, ठीक, जो आपके लिए आसानी होगा। तो साल्मोनेला टाइफी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो सलमान खान को, है ना, ऐसे करके इसको, है ना, वो कर लो, जोड़ दो, कैसे भी करके जोड़ना है, आपको याद करना है यार कुल मिला के, ठीक। तो हैजा के लिए विब्रियो कॉलरा याद रखना है आपको। विब्रियो कॉलरा तो ठीक है, लेकिन विब्रियो आएगा, क्या आएगा? विब्रियो आएगा, याद रखना है, विब्रियो। फिर कह रहा हूँ विब्रियो आएगा। टीबी रोग निम्न में से किस जीवाणु के कारण होता है? बताओ। टीबी रोग ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म तो भैया ट्यूबरकुलोसिस होता है, आपको पता है। तो क्षय रोग तो मैंने बोला नहीं, क्षय रोग भी बोलते हैं इसको, तपेदिक भी बोलते हैं, याद रखना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्या? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यही है ना? हाँ बिल्कुल सही है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो देखो सब में ट्यूबरकुलोसिस आ गया था, तो आपको ऐसे फंसाया जा सकता है माइकोबैक्टीरियम है कि क्लास्ट्रीडियम है, ये सब चीज़ आपको देखना है, ठीक। न्यूमोनिया बीमारी किसके कारण होता है? बताओ। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कोई नहीं। अब मुझे यहाँ पे बताओ निमोनिया किसके कारण होता है? क्या एक वायरस है? मैंने आपको वायरस में पढ़ाया नहीं है भाई, मैंने हम लोग करके आए। तो ये एक बैक्टीरिया डिजीज़ है ना, याद रखना है। तो बैक्टीरिया कहाँ है? बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया, इसको जैसे आप प्रोनाउंस करें, ठीक। तो एक बैक्टीरिया डिजीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना है, बैक्टीरिया जनित डिजीज़ है निमोनिया। तो इसके लिए मैं बताता हूँ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसका जो बैक्टीरिया का नाम क्या रहेगा भैया? स्ट्रेप्टोकोकस। इसको नहीं लिखता हूँ, सुन के कर लोगे, स्ट्रेप्टोकोकस लिख लो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। नेक्स्ट मैं चलूँ जी, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना, मैंने बैक्टीरिया वाला भी करा दिया आपको 1-2 पेज में। निम्न बैक्टीरिया जनित बीमारी है, अब मुझे बताओ। रेबीज, खसरा, पोलियो, हैजा। अरे बताओ, हम लोग अभी बताया ना कि अब हैजा स्टार्ट हो चुका है, मतलब बैक्टीरिया वाला स्टार्ट हो चुका है। तो रेबीज को मैंने आपको वायरस में पढ़ाया है, खसरा को मैंने वायरस में पढ़ाया है, पोलियो को मैंने वायरस में पढ़ाया। एक बार देखो तो क्या क्या है, रिकॉल करके देखो। रेबीज के लिए क्या था बताओ मुझे, खसरा के लिए क्या था, पोलियो के लिए क्या था, ठीक। तो इसको आपको एक बार रिकॉल करनी है भाई, है ना, एक बार रिवाइज अच्छे से कर लेना पढ़ने के बाद। तो हैजा आपको याद रखना है, इसमें से बोल रहा हूँ, हालांकि मैंने आपको बैक्टीरिया वाला बहुत कुछ बता दिया। निम्न में से कौन सा एक वायरस से होने वाली बीमारी है? टाइफाइड है, कुष्ठ रोग है, टिटनेस है, डेंगू है। वायरस से बताएं, ठीक है। तो आपको पता है कुष्ठ रोग का अभी नहीं पढ़ा हमने, टिटनेस को पढ़ा, टाइफाइड भी पढ़ लिया यहाँ पे। डेंगू को यहाँ पे पढ़ा है क्या? नहीं भाई, डेंगू को हमने इसके पहले पढ़ा है, आपको पता होगा वायरस में पढ़ा है। तो ये एक चीज़ क्या हो जाएगा? वायरस जनित बीमारी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो क्या हो यदि मैं आपको दे दूं भाई कि वायरस से फैलने वाली बीमारी प्रमुख रूप से कौन कौन है? क्या हो यदि मैं आपको दे दूं बैक्टीरिया से होने वाली प्रमुख बीमारी कौन कौन सी? तो हमारे लिए जो रहा है वो आसान हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे देखना, जो प्रमुख बीमारी को रखा हुआ है ना, अब इसमें बवाल मत करना सर, ये भी तो है। तो मैंने मुख्य रूप से जो आपको पूछा जाता है, एड्स है, पोलियो है, हेपेटाइटिस है, चिकन पॉक्स है, रेबीज, खसरा, मम्स, डेंगू, सबको मैंने बता दिया क्या क्या होता है, ठीक। ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है, आपको ध्यान रखना है मुख्य रूप से, मुख्य का और बहुत सारे हैं, ठीक, जो पूछे जाते हैं उनको मैंने रखा है। बैक्टीरिया के लिए आपको पूछा जाता है हैजा, टाइफाइड, टेटनस, इसको टिटनेस भी कहा जाता है, हिंदी में अलग ही लिखाता है भाई, है ना, थोड़ा देख लेना। निमोनिया, कुष्ठ रोग, ठीक, ये आपके बैक्टीरिया जनित बीमारी है, ठीक बात है जी। नेक्स्ट में चलूँ,
तो ये यहाँ तक की चीज़ें आपकी ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं प्रोटोजोआ से, है ना, होने वाली जो बीमारी है। यही सूक्ष्म जीव होते हैं आपके, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो यहाँ मुझे बताओ प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन सी है? अस्थमा, खुजली, गंजापन, मलेरिया। मैंने समाहित करने की कोशिश किया है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो यहाँ से दो चीज़ आपके कवर होंगे, एक तो फंगस से फैलने वाला। तो जो आपका अस्थमा है ना, ये फंगस वाला है, ध्यान से एक बार ध्यान से सुनना। अस्थमा है, ये फंगस वाला है। खुजली, ये फंगस वाला है। गंजापन, ये भी एक प्रकार से फंगस वाला है, हालांकि है ना अनुवांशिक में भी आ जाता है। ये मत बोलो सर गंजापन अनुवांशिकता वाला भी है, ठीक, मतलब फंगस से भी होता है। मलेरिया है, ये प्रोटोजोआ वाली बीमारी है भाई, ठीक है। प्लाज्मोडियम, क्या प्लाज्मोडियम, ये भैया आप एकदम रट लो, बार बार पूछा जाता है, स्टार कर लेना। प्लाज्मोडियम, फिर कह रहा हूँ क्या, प्लाज्मोडियम, 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 याद रहेगा मलेरिया के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं होता, मादा एनाफिलीज मच्छर काट लिए, याद हो गया सर, दिक्कत ही है नहीं मलेरिया के लिए। अरे अब उसका वायरस बोला क्या मैं अभी, याद रखने प्रोटोजोआ के लिए ना, सूक्ष्म जीव कारण को बोल रहा हूँ, है ना, वायरस तो नहीं बोलते ना। प्लाज्मोडियम ये प्रोटोजोआ है भाई, है ना, तो प्रोटोजोआ के लिए बार बार वायरस कह रहा हूँ, उसका मतलब कारण सोच लेना, है ना। इधर अगर वायरस निकल जाए, वायरस वाली चीज़ हमने खत्म कर लिया, फिर कह रहा हूँ। तो याद रखना प्लाज्मोडियम, ये नाम कम से कम आपको याद होना चाहिए, इसकी वजह से होता है भाई मलेरिया, ठीक है। देख लो बीमारी को उनके कारणों से मिलान कर असत्य मिलान को चुने। सबसे पहले तो भाई आपको मिलान करना है कि ये सही है, मैंने कहा प्लाज्मोडियम होता है, मलेरिया बिल्कुल सही है। डायरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार कर लेना। तो जो मलेरिया, डायरिया, रेबीज, पोलियो, आप बार बार सुनते हो ना, एड्स, जो बार बार पूछे जाते हैं, आपको स्टार करके रखो, ये पूछा जाता है। एटलीस्ट आपको 10 बीमारी तो अच्छे से याद होना चाहिए, जो बार बार रिपीट होते हैं, मतलब ज़्यादा संभावना है, ये नहीं बोलूँगा भाई वही आ जाए 100%, संभावना बहुत बन जाती है। तो डायरिया बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डायरिया आपको याद। अरे अतिसार बोलते हैं हिंदी में, अतिसार भी आपको पूछते हैं। तो कैंपिलोबैक्टर बिल्कुल सही है भाई, इसके लिए ये बिल्कुल सही इसमें मिले थे, पेज दे दूंगा याद करना। अस्थमा एस्परगिलस, ठीक है, यहाँ से भी एस्केरिस है ना, उसको मत मारना। तो यहाँ पे दाद लिखा है एक चीज़, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जो दाद होता है ना, दाद, ठीक है, ये एस्केरिस स्केबिज नहीं है। अभी मैंने बताया था खुजली के लिए, जो यहाँ पे है ना, इसको खुजली कर लेना, खुजली के लिए होता है, ठीक है। फिर कह रहा हूँ, मैंने वायरस तो नहीं बोला ना, मुझे बार बार वही ध्यान जा रहा है। मैं ये भाई हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं फंगस की बात कर रहे हैं, कुछ मैंने अभी बताया ना, तो फंगस वाली है। इसके बाद प्रोटोजोआ जो वाली है ना, उसको मैं बताते जा रहा हूँ। जो मलेरिया है ये प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ के लिए है। डायरिया आप देखते हो ये प्रोटोजोआ के लिए। इसके पहले मैंने जो बताया ना आपको, वो फंगस के लिए, तो इसका भी मैं लिस्ट दे दूंगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए आप चिंता ना करें। अस्थमक हम बात करते थे, फंगस के लिए हो जाता है। जो दाद है फंगस के लिए हो जाता है। खुजली है फंगस के लिए हो जाता है। इसका दाद का सही क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर तो यही है भाई, लास्ट वाला, ठीक है, क्योंकि गलत मिलान था। इसके स्केरिस इसके बीच खुजली के लिए। तो दांत के लिए क्या हो जाएगा? दांत के लिए ट्राइकाफाइटन होता है। मेरे यार देखो, इतना चीज़ आप चिंता मत करो, ये सब चीज़ आता ही नहीं है भाई। मलेरिया पूछता है, डायरिया पूछता है, अस्थमा पूछता है, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट आप सुनते हो एकदम पॉपुलर, उसको पहले कर लो, वो आता है, ठीक है। तो बाद में आपको होना चाहिए खुजली, दाद वाद और देख लूँ मैं, ठीक है, ठीक। तो याद रखना पहले जो चीज़ें हैं ना उसको ख़त्म कर लेना, जो कि इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूँ, ठीक, उसको देख लेना। मैं ग्रुप में मैं मैसेज टाइप कर दूंगा। अब हम लोग थोड़ा अनुवांशिक रोग की तरफ जाते हैं। अनुवांशिक रोग में कुछ कुछ देखने को मिलता है। एक है डायबिटीज़ का दोषपूर्ण जीन कौन सा है। यहाँ ना एक थोड़ा समझने वाली चीज़ें आ जाती है, फिर मैं कोशिश करूँगा। देखो डायबिटीज़ ना एक्चुअली मेल फीमेल दोनों को होता है। एक चीज़ समझना, ये मेल को भी होता है, फीमेल को भी होता है। मेल के लिए क्या होता है भाई? देखो लिंग का निर्धारण ना 23वां जोड़ा में होता है। अब यहाँ पर मैं समझाने जाऊँ बहुत टाइम हो जाएगा यार। याद रखना 46 टोटल क्रोमोसोम होते हैं, जो कि 23 पेयर में होते हैं। जल्दी बता रहा हूँ, 22 पेयर तो समान होता है मेल फीमेल में। मेल के लिए भी XX होता है, बॉय के लिए भी XX होता है, 22 जोड़े तक जाते हैं। लेकिन 23वां जोड़ा में अंतर आ जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे ना मेल फीमेल में, मेल में हो जाएगा X और फीमेल है ना, मेल में हो जाएगा X और Y हो जाता है, फीमेल में X हो जाता है 23वां जोड़ा। बाकी सब में X वो आते जाएगा, ठीक है। तो ये XY से ही निर्धारित होता है कि ये बॉय है, और ये XX से निर्धारित होता है कि है ना ये लड़की है, ठीक बात है। तो जो दोनों को होता है ना, ये डायबिटीज़ ना दोनों को होता है। तो मुझे बताओ दोषपूर्ण जीन कौन सा हो जाएगा? देखो इसमें देखो X होगा कि Y होगा, या फिर XX इसमें भी है। तो मैं यदि Y को मारूं दोषपूर्ण जीन है, तो इसके पास तो Y है ही नहीं। मेल के पास, फीमेल के पास अच्छे से देखो, उसके पास तो Y है ही नहीं। फिर ये दोनों को कैसे हो जाएगा बीमारी? तो इसलिए ना X है दोषपूर्ण जीन, याद रखना, क्योंकि X इसके पास भी है, इसलिए X इसका सही आंसर हो जाता है। समझे क्या? ठीक है, मुझे तो नहीं लगता भाई, तो देख लेना, है ना। यहाँ समझाने नहीं बनता है, फिर भी अगर आ गया होगा थोड़ा बहुत समझता। रायल डिजीज़ के नाम से जाना जाता है भाई। किसको जाना जाता है? डायबिटीज़ को, हीमोफीलिया, है ना, या फिर हार्ट अटैक को, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो आप देखते हो ना हीमोफीलिया, इसको याद रखना, हीमोफीलिया
इसको ना है ना रॉयल डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। इसके साथ में इसको रक्त कथक का इसमें लेड बंद है, इसको याद रख लेना। ठीक, इसका भी जो आप दोषपूर्ण जीन देखते हो इसका भी एक्स है। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब भी मैंने आपको बताया, मतलब ये मेल फीमेल दोनों को होता है, समझ पा रहे हो, तो एक्स हो जाएगा वो। ठीक है, इसको फैक्टर 9 रोग भी कहते हैं। एक चीज़ और याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है, फैक्टर 9 रोग रॉयल डिजीज़ ए हीमोफीलिया को कहा जाता है। ठीक बात है। तो अनुवांशिक रोग में आपको कुछ कुछ ध्यान रखना है, जैसे डायबिटीज़ है, दिल का दौरा है, गंजापन भी इसमें आ जाता है। ठीक, याद रखना है आपको। हीमोफीलिया, अच्छा मुझे बताओ, गंजापन ना सिर्फ पुरुष में होता है, जो गंजापन होता है, ये पूछे ना पूछे एक बार देख लो, बड़ा मज़ा तो आ रहा होगा। गंजापन किस में होता है, पुरुष में होता है। अब बताओ दोषपूर्ण जीन कौन सा हो जाएगा, एक्स या वाई। देखो मैंने कहा एक्स एक्स, ये जो है आपके बॉय के लिए होता है ना, मतलब एक्स एक्स ये जो है आपके गर्ल के लिए होता है, सॉरी गर्ल के लिए होता है, और एक्स वाई ये आपके बॉय के लिए होता है। तो इसमें दोषपूर्ण जीन क्या होगा, क्या वाई होगा? हाँ जी बिल्कुल वाई होगा, क्योंकि भाई इसके पास वाई है नहीं लड़की के पास, क्योंकि सिर्फ ये पुरुष में होता है, तो अब दोषपूर्ण जीन वाई हो जाता है इसमें। ठीक है, तो थोड़ा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में चलता हूँ, प्रमुख अनुवांशिक बीमारी, इसको आप एक बार देख लो, अनुवांशिक बीमारी कौन कौन सा है। ठीक, आपका डायबिटीज़ है, हीमोफीलिया है, हार्ट अटैक, गंजापन अभी मैंने बताया, एक थैलीसीमिया भी होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन फिर कह रहा हूँ जो वायरस और बैक्टीरिया से आपको होते हैं ना, और अनुवांशिक तक थोड़ा देख लेना, जो इंपॉर्टेंट डायबिटीज़ है, हीमोफीलिया मैंने आपको बताया। ठीक है, तो याद रखना है आपको, है ना, एक चीज़ आपको पूछे जा सकते हैं। एकदम डीप में जाए ना तो अनुवांशिकता फंसा देगा आपको, क्योंकि कुछ कुछ क्रॉस कराना पड़ता है, जेनेटिक है ना, यहाँ पे जेनेटिक चार्ट पढ़ना पड़ता है ना, तो ज़्यादा डीप चल दे तो यहीं से फंसाएगा। निम्न रोगों में से अनाहत रोग किसे कहते हैं? एक्चुअल में ना आप देखेंगे तो एक संक्रामक रोग होता है, एक गैर संक्रामक होता है, मतलब जो फैलता नहीं है, एक फैलता है। उसके बाद एक अनुवांशिक होता है। तो अनुवांशिक हमने देख लिया, संक्रामक रोग में हमने विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, फंगस इसकी बात कर ली। और गैर संक्रामक मतलब असंक्रामक रोग बोल लो उसको, उसमें दो चीज़ पाया जाता है। ठीक है, तो मैं एक बार यही बताता हूँ, जो आपका असंक्रामक रोग है ना, जो फैलता नहीं है, इसमें दो चीज़ देखते हैं। एक हम लोग देखते हैं सेक्स लिंक्ड, ठीक है, डिजीज़ की बात करते हैं, जो कि सेक्स लिंक्ड है ना, जो आपका आप समझ तो गए होंगे यहाँ पे। ठीक, ये वाला होता है, सेक्स लिंक्ड होता है। और एक होता है आपका अनाथ। इसको अनाथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि लाखों में ना एक बीमारी होता है, मतलब लाखों जने में एक जने को होता है यार, ये चीज़ लाखों में एक जने को होता है। तो फार्मेसी कंपनी बोलती है भाई एक जने के लिए बिकेगा नहीं, क्या बनाएंगे उन लोग दवाई, इसलिए इसके लिए दवाई नहीं मिलती, इसलिए अनाथ रोग बोल दिया जाता है। तो निम्न रोगों में से अनाथ रोग कौन सा है? लाइजोसोमल स्टोरेज डिसफंक्शन, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नस सिंड्रोम, फ्रैगिल एक्स सिंड्रोम, कौन सा है मुझे बताएंगे? प्रोजेरिया रोग एक आपको याद रखना है, और एक है लाइजोसोमल स्टोरेज डिसफंक्शन। क्या? लाइजोसोमल स्टोरेज डिसफंक्शन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ में कह रहा हूँ प्रोजेरिया रोग को आपको ध्यान रखना है। क्या? प्रोजेरिया रोग। क्या? प्रोजेरिया रोग। मैं फिर कह रहा हूँ प्रोजेरिया रोग को आपको ध्यान में रखनी है। इसको सबको मिटाता हूँ कुछ, क्योंकि कुछ चीज़ और बताना है, बस फिर क्लास खत्म हो जाएगा आपका। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग रहने देते हैं। अब यहाँ पे कुछ कुछ सुनना, ये लाइजोसोमल ना मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ यार, बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइजोसोमल होता क्या एक्चुअल में, मैं गुणसूत्र की बात की थी मैंने, तो वो चीज़ जाके देख लेना सेल वाला में, आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे जाएंगे ना तो एक लाइजोसोम होता है जिसको आत्महत्या थैली कहते हैं। तो उसका जो हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम होता है ना, वो बाहर आ जाता है, उसका अधिक हो जाता है, वो अधिक बढ़ जाता है, इसलिए पूरे कोशिकाएं नष्ट होने लगती है। ठीक है, ये बहुत रेयर होने वाली है, इसलिए इसे अनाथ रोग कहा जाता है। अब देखना, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक देख रहे हो आप फ्रैगिल एक्स सिंड्रोम, ठीक है, ये फ्रैगिल एक्स सिंड्रोम देख रहे हो, ये ना सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है। यहाँ पे कुछ चीज़ बताता हूँ। हमने दो चीज़ कहा, अनाथ रोग में ये आ जाएगा, साथ में एक चीज़ मैंने और कहा था प्रोजेरिया, ये अनाथ रोग हो जाएंगे। अब सेक्स लिंक्ड रोग भी तो पूछा जा सकता है आपको। इसका मतलब ये है कि गुणसूत्र का कभी कम हो जाना, कभी ज़्यादा हो जाना, जैसे 46 होता है ना, कभी 47 हो गया, कभी 45 हो गया, किसी में है ना कुछ है। तो याद रखना जो फ्रैगिल एक्स सिंड्रोम है ना, इसमें गुणसूत्र संख्या 46 होती है, लेकिन ये फॉलिक एसिड और विटामिन B9 इसकी कमी से होती है। एक चीज़ ये याद रखना। और ये 23वें जोड़ा में असामान्य विभाजन से होती है। इसमें 46 तो होती है लेकिन असामान्य विभाजन से होती है। एक है आपका टर्नस सिंड्रोम। क्या है टर्नस सिंड्रोम? इसको बड़े ध्यान से समझना। इसमें गुणसूत्रक संख्या 45 होती है। कितनी होती है? गुणसूत्रक संख्या 45 होती है। अब इसमें भाई आपने देखा होगा यार, कुछ इसमें चीज़ें हैं, जैसे कि ये फीमेल में होती है, सेक्सुअल आर्गन डेवलप नहीं होता, ये फीमेल में होती है, सिर्फ फीमेल में होती है, मतलब जनरली ये फीमेल में होती है, बांझपन होता है ना, इसी कारण होता है। तो याद रखने 45 होता है इसमें, ठीक। और वहीं पे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये तीनों कह रहा हूँ फिर से सेक्स लिंक्ड वाला है, तो इसमें ये 47 होती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है,
23वें पेयर पे होता है, क्योंकि 23वें पेयर में ही हम लोग का निर्धारण होता है एक्स एक्स होगा कि एक्स वाई होगा। आप इसको देखते हो है ना, यहीं पे होता है। अब इसमें भी स्थिति में बोलने जाऊँ तो इसमें भी अलग अलग स्थिति होती है। अब ना यार एक चीज़ और याद रखना, मैं बताऊँगा उसको एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। मैं कर सकता हूँ, बायो वाला हूँ, लेकिन ना दिक्कत थोड़ा होता है ऐसे चीज़ों में कि इतने कम समय में क्या एक्सप्लेन करके दूँ। एक स्थिति होती है ट्रिपल मतलब एक्स 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 की, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, जो लिंक है ना, जो आप इसको पढ़ेंगे अगर, क्लिंग फेंटर सिंड्रोम अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चीज़ आप रिलेट कर पाएंगे। एक होता है एक्स 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 की जो आपकी है ना स्थिति ए बनती है। ऐसी वाली जो महिला होती है इसको सुपर फीमेल कहा जाता है। क्या कहते हैं? सुपर फीमेल कहा जाता है। बांझपन होती है ना, इसमें देखेंगे तो इनकी हाइट वाइट अधिक होगी, तो ये सुपर फीमेल का आपको पूछा जा सकता है। अब यहीं पे एक स्थिति बनती है कि एक्स एक्स वाई हो। अब बताओ एक्स एक्स वाई है, इसका मतलब ये है कि इसमें मेल का भी गुण दिख रहा है आपको, फीमेल का भी गुण दिख रहा है। ठीक बात है एकदम। तो ये ट्रांसजेंडर होते हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना किन्नर वगैरह, ये चीज़, तो ये चीज़ होता है। तो आपको कभी पूछते तो ये चीज़ आपको आ जाएगा, तो आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल पकड़ लिया होगा। ठीक है, हालांकि मैं आपको क्रॉस करके बताता, 2-4 की शादियाँ करके बताता, ठीक है, किस प्रकार से सब चीज़ होता है, तो मैं ज़रूर बताता अगर क्लास रहता। तो ये रहा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, आपकी जो छत्तीसगढ़ की संपूर्ण भूगोल वाली जो क्लास है ना, ये डल चुकी है। मतलब ये पूरी मैराथन है, इसको देखेंगे तो सिर्फ कुछ कुछ आपके टॉपिक्स छूट जाते हैं जो कि मैं कल कवर कराने वाला हूँ। लेकिन जो प्राकृतिक विभाजन होता है, जहाँ पे आपको पढ़ना ही है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे आप देखेंगे दंडकारण्य पठार है, छत्तीसगढ़ का मैदान पढ़ लिया है, पूर्वी बघेलखंड का पठार पढ़ लिया है, आपके सामरी पाठ प्रदेश हमने पढ़ लिया है ना, सैलों के बारे में यहाँ पे देख लिया है, IMP कुछ इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। तो ये जाके देखना काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि भूगोल आपके सिलेबस में डायरेक्ट है, याद रखना। ठीक है, अब मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट मैंने रखा है। कल सोच रहा हूँ कि एक बिग डे रहेगा आपके लिए। बिग डे मतलब बहुत बड़ा दिन रहने वाला है आपके लिए। कल इतिहास की एक मैराथन वीडियो आ सकती है, साउंड वाली वीडियो कल आ जाएगी। साउंड के बारे में देखना, वहाँ भी क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं, है ना, किस प्रकार से ट्रेवल करती है, कौन सा आयाम होता है, कौन सा तरंग दैर्घ्य होता है, उसके हम लोग क्वेश्चन कल कर लेंगे। इसकी PDF आपको यार ग्रुप में मिल जाएगा, ग्रुप में आ जाना, ग्रुप से जुड़ जाना, जहाँ से इसको आप रिवाइज आप आराम से कर सकते हो। ग्रुप का नाम संदीप स्टडी सेंटर है, सॉरी जल्दी हो गया, संदीप स्टडी सेंटर है, जो कि आपके है ना डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो, वहाँ अपनी प्रॉब्लम भी शेयर आप कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।